ठीक है, हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्राई हैक मी का लर्न वाले में। इसमें सेकंड है, ये सेकंड डे है। इसमें डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो पढ़ेंगे। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो में सबसे पहला जो हमारा टास्क है, टोटल 3 टास्क है, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो टास्क है वो ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो बताइए इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो के पहले टास्क यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है? मुख्य ध्यान डिफेंसिव सिक्योरिटी का मुख्य मकसद यह होता है कि हम अपने सिस्टम और नेटवर्क को सुरक्षित रखें। इसका मतलब है घुसपैठ, इंट्रूजन्स को रोकना, उन्हें पहचानना और उन पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देना। डिफेंसिव सिक्योरिटी में ब्लू टीम का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने और किसी भी हमले से बचाव करने का काम करती है। मुख्य टास्क इसमें 2 मुख्य काम होते हैं। पहला घुसपैठ होने से रोकना, प्रिवेंटिंग इंट्रूजन्स, और दूसरा अगर कोई घुसपैठ हो जाए तो उसे पकड़कर उस पर सही तरह से प्रतिक्रिया देना। तो इस टास्क में आप यही सीखेंगे कि डिफेंसिव सिक्योरिटी कैसे काम करती है, कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और ब्लू टीम इसमें क्या रोल निभाती है। अगर आपको किसी और पॉइंट पर या अगले टास्क पर भी समझना हो तो बताते रहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि विच टीम फोकस ऑन डिफेंसिव सिक्योरिटी। इसका जवाब है ब्लू टीम। डिफेंसिव सिक्योरिटी पर ध्यान देने वाली टीम को आमतौर पर ब्लू टीम कहा जाता है। ये टीम सिस्टम को सुरक्षित रखने, घुसपैठ को रोकने और किसी भी संभावित हमले का सही तरीके से जवाब देने पर फोकस करती है। ठीक है, सेकंड टास्क है एरिया ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी, इसके बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल, चलिए सेकंड टास्क के बारे में बात करते हैं। एरियाज ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। दूसरे टास्क में आपको डिफेंसिव सिक्योरिटी के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है। इसमें कुछ मुख्य क्षेत्र शामिल होते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी, ये एक ऐसी टीम होती है जो नेटवर्क और सिस्टम्स को मॉनिटर करती है ताकि किसी भी तरह की मैलिशियस एक्टिविटी या सिक्योरिटी थ्रेट को पकड़ा जा सके। ये टीम वल्नरेबिलिटीज को पहचानने, पॉलिसी वायलेशंस देखने और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज को रोकने का काम करती है। दूसरा, थ्रेट इंटेलिजेंस, इसका मतलब है संभावित खतरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ताकि आप पहले से तैयार रह सके। डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डीएफआईआर, इसमें डिजिटल फोरेंसिक्स, इंसिडेंट की जांच और मेलवेयर एनालिसिस शामिल है। मतलब अगर कोई घटना हो जाती है तो उसे समझना, उसका एनालिसिस करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना। तो कुल मिलाकर इस टास्क में आपको डिफेंस सिक्योरिटी के मुख्य क्षेत्रों के बारे में एक अच्छी समझ मिलेगी और ये समझ में आएगा कि इन अलग अलग एरिया में क्या क्या शामिल है। अगर और भी कुछ जानना है तो बिल्कुल बताइए। जी, इसमें एक है DFIR, और इसमें है DFIR में है डिजिटल फोरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैलिशियस एनालिसिस। हाँ, ये तो आपने बता दिया। और डिजिटल फोरेंसिक, इसमें एक पैराग्राफ है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। डिजिटल फोरेंसिक्स का मतलब, डिजिटल फोरेंसिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल सिस्टम्स जैसे कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके किसी साइबर क्राइम में घटना की जांच की जाती है। इसमें हम डिजिटल प्रूफ या एविडेंस इकट्ठा करते हैं ताकि पता चल सके कि हमले या घटना के पीछे क्या कारण थे, कैसे हमला हुआ और कौन जिम्मेदार हो सकता है। डीएफआईआर में डिजिटल फोरेंसिक्स का रोल। डीएफआईआर यानी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस का मतलब है कि जब कोई साइबर घटना हो जाती है तो हम डिजिटल फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करके सबूत इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम उस घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि सिस्टम को रिकवर करना, प्रभावित हिस्सों को ठीक करना और आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसका इंतजाम करना। सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल फोरेंसिक्स का काम है डिजिटल सबूतों की जांच करना और पता लगाना कि घटना कैसे और किसने की। इससे हमें हमले या इंसिडेंट को समझने और उससे सही तरीके से निपटने में मदद मिलती है। अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो बताइए। ठीक है, इसमें सेकंड पैराग्राफ है इंसिडेंस रिस्पांस। बिल्कुल, अब इंसिडेंट रिस्पांस के बारे में बात करते हैं। इंसिडेंट रिस्पांस क्या है? इंसिडेंट रिस्पांस का मतलब है कि जब कोई साइबर हमला या घटना हो जाए, जैसे डेटा ब्रीच, मैलवेयर अटैक या कोई अनऑथराइज्ड हैकिंग, तो उस पर तुरंत और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना। इसका मकसद है नुकसान को कम करना, जल्दी से मुद्दे को काबू में लाना और सिस्टम को फिर से सुरक्षित करना। इंसिडेंट रिस्पांस के चरण, आमतौर पर इंसिडेंट रिस्पांस में कुछ मुख्य स्टेप होते हैं। प्रेपरेशन, पहले से एक प्लान तैयार रखना ताकि इंसिडेंट होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। डिटेक्शन एंड एनालिसिस, पता लगाना और विश्लेषण, जब कोई घटना होगी है तो उसे पकड़कर उसकी जांच करना कि क्या हुआ है। तीसरा, कंटेनमेंट, एराडिकेशन एंड रिकवरी, घटना को रोकना, समस्या खत्म करना और रिकवरी। इंसिडेंट को फैलने से रोकना, समस्या को हटाना और सिस्टम को फिर से सही करना। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, घटना के बाद की कार्रवाई, घटना के बाद सीख लेना, रिपोर्ट तैयार करना और आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए तैयारी करना। तो कुल मिलाकर इंसिडेंट रिस्पांस का मतलब है कि जब भी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो उस पर एक तैयारी योजना के साथ जल्दी और असरदार तरीके से रिएक्ट करना। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो बताइए। इसके बाद है मालवेयर एनालिसिस।
बिल्कुल। अब मैलवेयर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। मैलवेयर एनालिसिस क्या है? मैलवेयर एनालिसिस का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर जैसी खतरनाक प्रोग्रामों की जांच करना। इसका मकसद ये समझना होता है कि ये मैलवेयर कैसे काम करता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है और इसे कैसे हटाया या रोका जा सकता है। मैलवेयर एनालिसिस के तरीके दो तरह से किया जा सकता है। एक स्टैटिक एनालिसिस, स्थैतिक जांच। इसमें मैलवेयर को चलाए बिना ही उसके कोड को पढ़कर समझने की कोशिश की जाती है, यानी उसके सोर्स कोड, स्ट्रक्चर और सिग्नेचर को देखना। डायनामिक एनालिसिस, गतिशील जांच। इसमें मैलवेयर को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलाकर देखा जाता है कि वो असल में क्या करता है, कौन सी फाइल्स या सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका मकसद मैलवेयर एनालिसिस करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि मैलवेयर किस तरह का है, उसका इरादा क्या है और उसे कैसे बेअसर किया जाए ताकि हमारा सिस्टम सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर मैलवेयर एनालिसिस डिफेंसिव सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें खतरों को समझने और उनसे बचने में मदद करता है। अगर आपको और कुछ जानना है तो बताइए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर है। व्हाट व्हाट वुड यू कॉल a team of the cybersecurity professional that moment a network and its systems of malicious events? इसका जवाब है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, एसओसी। ये वही टीम होती है जो नेटवर्क और सिस्टम्स को लगातार मॉनिटर करती है ताकि किसी भी मैलिशियस इवेंट या संदिग्ध गतिविधियों को पकड़कर उस पर समय रहते प्रतिक्रिया दी जा सके। ठीक सो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की टीम जो इस तरह के मैलिशियस इवेंट्स को मॉनिटर करती है उसे हम एसओसी कहते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज DFIR स्टैंड फॉर? डीएफआईआर का मतलब है डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस। यानी जब आप डीएफआईआर की बात करते हैं तो आप उन प्रक्रियाओं की बात कर रहे होते हैं जिनमें डिजिटल फॉरेंसिक जांच और किसी साइबर घटना के होने पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देना शामिल है। ठीक है। विच काइंड ऑफ malware require the user to pay money to regain access to their files? इसका जवाब है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो यूजर की फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें अनलॉक करने या वापस एक्सेस देने के लिए यूजर से फिरौती मांगता है। जब तक यूजर पैसे नहीं देता तब तक वो अपनी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाता। इसलिए इस तरह के मेलवेयर को रैंसमवेयर कहते हैं क्योंकि ये फिरौती रैंसम मांगता है। ठीक है, टास्क 3 में चलते हैं। टास्क 3 में है प्रैक्टिस एग्जाम्पल ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। बिल्कुल। अब चलते हैं टास्क 3 की ओर, जहां पर एक प्रैक्टिकल उदाहरण है डिफेंसिव सिक्योरिटी को समझने का। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। इस टास्क में आपको एक स्केनारियो दिया जाता है जहां पे एक एसओसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट की भूमिका में होता है। आपको बताया जाता है कि बैंक या किसी संस्था में अलग अलग तरह के अलर्ट्स आते हैं। मान लीजिए किसी ने रात के 3 बजे लॉग इन किया या किसी ने कोई संदिग्ध फाइल एग्जीक्यूट की या कोई नया आईपी एड्रेस नेटवर्क पर देखा। आपको इन अलर्ट्स को देखकर यह समझना होता है कि कौन सा अलर्ट वाकई खतरनाक है और किस पर कैसे रिएक्ट करना है। क्या करना होता है इस टास्क में? आपको एक सिमुलेशन दी जाती है जहां आप एक एसआईएम, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अलग अलग इवेंट्स को मॉनिटर करता है। वहां आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है कि किस तरह से आपको उन इवेंट्स को एनालाइज करना है और फ्लैग्स पहचानना है। तो कुल मिलाकर इस प्रैक्टिकल टास्क से आप असली दुनिया की तरह एक एसओसी एनालिस्ट की भूमिका में आकर देखते हैं कि डिफेंस सिक्योरिटी में किस तरह से अलर्ट्स को हैंडल किया जाता है और सही कार्रवाई की जाती है। तो आप इसे करते करते समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में डिफेंस सिक्योरिटी कैसे काम करती है। अगर और कुछ पूछना है तो बताइए। एक सेकंड। बिल्कुल। अगर आपको और कुछ भी जानना हो या आगे रिपोर्ट के टॉपिक पर मदद चाहिए तो आप बेझिझक बताइए। हम इसे यही रोकते हैं और जब भी आप तैयार हो अगले स्टेप पर या किसी और प्रैक्टिस पर जब आप चाहे तब आगे बढ़ सकते हैं।
जिससे साइड में एक वेब साइट करके है, ये खुल गया है। तो इसमें हमने एक आईपी को टेस्ट किया, जो इसमें https डैश डबल स्लैश IP स्कैनर डॉट THM अब्लिक सर्च करके है। इसमें एक आईपी सर्च मारे, इसमें लिख के आया कि ये was found in the database, मतलब कॉन्फिडेंस आईपी दे malicious 100%। अच्छा, तो आपने जो व्यू साइट वाला ऑप्शन खोला और उसमें एक आईपी हैंड किया, उस आईपी को स्कैन करने पर ये पता चला कि वो कंफर्म्ड मैलिशियस आईपी है और 100% मैलिशियस कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीके से एक संदिग्ध आईपी को चेक करके उसका रिस्क पता लगा लिया। अब आपको उस पर आगे उचित कार्रवाई करनी होगी, जैसे उस आईपी को ब्लॉक करना या और भी अन्य सुरक्षा कदम उठाना। आपने जो सीखा है उसे इसी तरह आगे अप्लाई करते रहिए, और अगर ठीक आपको है। इसमें कोई और मदद चाहिए या किसी और स्टेप पर गाइडेंस चाहिए तो मुझे बताइए। हाँ, इसमें ना एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वी शुड वरी टू मच if it was a failed or authentication attempt, but you probably noticed the successful authentication attempt from the malicious IP. Let's declare a small incident event and escalate escalate it. There is some great staff working at the company, but you don't want to escalate this to the wrong person. Who is that? Change your team of department. Choose the whom you would escalate this event। इसमें चार नाम दिया हुआ है। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें सबसे पहले है सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एंड एसोसिएट टीम लीड। चूज स्टाफ मेंबर। बताइए इसको क्या कैसे चूज करना है? अच्छा, यहाँ आपको एक मैलिशियस आईपी से सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट मिला है और अब आपको इस इवेंट को सही इंसान को एस्केलेट करना है। यहाँ चार चॉइस दिए गए हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये व्यक्ति आमतौर पर सिक्योरिटी से नहीं बल्कि सेल्स से जुड़े होते हैं। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ये बाहर से आने वाले सलाहकार होते हैं जो हमेशा आपकी कंपनी की इंटरनल चैनल का हिस्सा नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ये सिक्योरिटी डिजाइन और पॉलिसी पर काम करते हैं, लेकिन सीधे हर इंसिडेंट को हैंडल करने का काम हमेशा इनका नहीं होता। एसओसी टीम लीड, यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का टीम लीडर, जो सीधे तौर पर सिक्योरिटी इवेंट्स को मॉनिटर करता है और इन पर एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इस केस में सही व्यक्ति एसओसी टीम लीड होगा, क्योंकि वही आपके सिक्योरिटी टीम का लीड है और किसी भी सिक्योरिटी इवेंट को सही चैनल में एस्केलेट करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो आप एसओसी टीम लीड को चुनिए, क्योंकि वही सही व्यक्ति है जिन्हें इस इवेंट के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज करने पर आया है फायरवॉल ब्लॉक लिस्ट। इसमें फायरवॉल ब्लॉक लिस्ट आया, आईपी आया 101.34.37.231। सेकंड में है 212.38.99.12। फिर उसके बाद 213.106.84.35। तो कौन सी आईपी ब्लॉक करनी चाहिए? ठीक है, यहाँ पर आपको फायरवॉल ब्लॉक लिस्ट में कुछ आईपीस दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आईपी ब्लॉक करना चाहिए। आपने पहले जिस आईपी को मैलिशियस पाया था उसे ध्यान में रखिए। अगर आपने उस आईपी को देख लिया तो वही आईपी आपको ब्लॉक करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर पहले आपने पाया कि 101.34.37.231 मैलिशियस था, तो आपको उसी आईपी को ब्लॉक लिस्ट में जोड़ना चाहिए। यानी जो आईपी पहले मैलिशियस कंफर्म हुआ है उसी को आप फायरवॉल ब्लॉक लिस्ट में जोड़े। इस तरह से आप उस आईपी से आने वाले किसी भी संभावित खतरे को रोक पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जो आईपी थी वो तो 143-110-250-149। तो इसमें तो वो आईपी है ही नहीं। अच्छा, अगर उस मैलिशियस आईपी का नंबर 143.110.250.149 था और वो आपको इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दिए गए आईपीस में से कोई भी उसी मैलिशियस आईपी से मैच नहीं कर रहा। ऐसे में आपको इन तीनों में से किसी को भी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैलिशियस आईपी आपने पहचाना था वो इनमें मौजूद नहीं है। मतलब ये आईपीस अभी आपकी लिस्ट में मैलिशियस के तौर पर कंफर्म नहीं हुए हैं। तो जब तक कोई आईपी गजतौन तौर पर मैलिशियस ना हो, उसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप उस सही आईपी को ध्यान में रखिए जो आपको पहले मैलिशियस मिला था। तो अगर जब तक वो ये क्लियर नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे जो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा ना। यहाँ पर व्हाट इज द फ्लैग, फ्लैग भी निकालना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर फ्लैग निकालना है
तो आपको वही सही मैलिशियस आईपी ब्लॉक करना होगा जो आपने पहला पहचाना है। जब आप सही आईपी को ब्लॉक करेंगे तभी शायद आपको अगला स्टेप या फ्लैग मिलेगा। इसका मतलब है कि जब तक आपको वही आईपी नहीं मिलता जो टास्क के हिसाब से मैलिशियस कंफर्म हुआ है, तब तक अगला स्टेप या फ्लैग नहीं मिलेगा। तो आपको उसी आईपी को तलाशना होगा जो पहले आप पर मैलिशियस दिखा था और उसी को ब्लॉक लिस्ट में डालना होगा मिल ताकि गया आप आगे बढ़कर फ्लैग हासिल कर सकें। मिल गया। जो जो आईपी को मैंने वो किया था, जिसमें थ्रेड मिले थे, उसको कॉपी किया था और उसको इसमें डालकर वो किया हूँ तो मिल गया हमें, ब्लॉक आईपी मिल गई, क्या बोलते हैं इसका, फ्लैग मिल गया। अच्छा, बढ़िया। तो आपने सही आईपी को ब्लॉक करके आखिरकार फ्लैग हासिल कर लिया। इसका मतलब आपने सही स्टेप्स फॉलो किए और जो आईपी पहले मैलिशियस मिला था उसे ब्लॉक लिस्ट में डालकर आगे बढ़े और आपको फ्लैग मिल गया। अब आपका ये टास्क पूरा हो गया और आप इसे बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। अगर आगे कुछ और सवाल या स्टेप्स है तो बेझिझक पूछते रहिए।